हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फार्मूला का इस्तेमाल करके या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला अप्लाई करके हम ओम्स लॉ को क्या करेंगे, निकालेंगे। उससे बहुत सारे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है देखिए। वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा फार्मूला होता है वी डी इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। क्लियर। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ रिलैक्सेशन टाइम एंड एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है। अब देखिए जनरली ओम्स लॉ में हमें ज़रूरत किस किस की होती है वो थोड़ा हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर या V अपॉन आई इक्वल टू आर। क्लियर। तो हमें पहली बात तो V की ज़रूरत होगी यहाँ पर, दूसरा हमें I की ज़रूरत होगी। V और I जब हम निकाल के डिवाइड करेंगे मतलब B का ज़रूरत होगा तो B तो हमारा यहाँ से आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ओके, या डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। देखिए वट, ये फार्मूला हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, अगर आप वीडियो देखिए उसमें है E इक्वल टू V अपॉन एल। V है हमारा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लिख देते हैं थोड़ा सा, वेयर V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस across ends of conductor। V it is electric potential difference across ends of conductor। Clear। L it is length of conductor। लेंथ ऑफ कंडक्टर, ओके। इस चीज़ को अगर आपको पता हो तो इसका लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये आपको मालूम है तो इसको ना लिखें, आप लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखिए वी डी इक्वल टू, अब ई की जगह पे हम वैल्यू डालेंगे वी अपॉन एल, इन प्लेस ऑफ ई विल बी वी अपॉन एल। तो दिस इज ई वी टाउ अपॉन एम एल। यहाँ से देखिए बी का हमें सेपरेट वैल्यू चाहिए, बी का हमें सेपरेट वैल्यू चाहिए, तो बी को यहाँ से अलग कर लेते हैं। तो वी इक्वल टू, या फिर ऐसा ही रखते हैं, ठीक है, नहीं अलग कर लीजिए। तो वी को हम यहाँ से अलग करने में ठीक रहेगा थोड़ा। तो वी को जब यहाँ से हम अलग करेंगे तो देखिए वी इक्वल टू जो हमारा आएगा क्या आएगा? वी डी का एम एल में क्रॉस मल्टीप्लाई, वी डी एम एल अपॉन ई टाउ। क्लियर। ये देखिए वी डी, यहाँ से वी का वैल्यू निकालेंगे, इसका ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई, वी डी एम एल अपॉन ई टाउ। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, सिंपल मैथमेटिक्स यूज किया है। एंड और ए भी हमने पढ़ रखा है, आई इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू एन
E A B D, N E A B D. दिस इज इक्वेशन सेकंड. नीड यहाँ पर हमें किसकी है? नीड हमें है V अपॉन आई की. क्या करें भाई? V अपॉन आई इक्वल टू आर आ जाएगा हमारा ओम्स लॉ. तो V तो हमारे इक्वेशन फर्स्ट से मिल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. और इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आ रहा है? देखिए ये फार्मूला हम ड्राइव करा चुके हैं. I इक्वल टू एन ई ए बी डी. ठीक है. एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर. ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. वी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. बी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की. तो डिवाइडिंग इन इक्वेशन फर्स्ट y in dividing in equation first y, equation second y, equation second. हमने इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड क्या कर दिया? डिवाइड. ओके. तो v अपॉन आई क्या आ जाएगा? v अपॉन आई it is equal to VD ml E tau upon n E A V D. क्लियर? V का वैल्यू वी डी एम एल ई टाउ अपॉन एन ई ए बी डी. वी अपॉन आई. ओके. देखिए वी डी से वी डी कैंसल. ठीक है. क्लियर हो रहा है? तो जो हमारा बचा हुआ वो लिख लो. तो हमारा जो बचा हुआ है आएगा यहाँ पर. देखिए एम एल अपॉन ई और ई का क्या होगा? मल्टीप्लाई. एम एल अपॉन एम एल अपॉन ई और ई का मल्टीप्लाई एंड ई स्क्वायर एन ई स्क्वायर टाउ. क्लियर? तो वी अपॉन आई इक्वल टू एम एल एन ई स्क्वायर टाउ. तो ये वैल्यू देखिए v अपॉन आई इक्वल टू आर. यू नो ये तो आप जानते हैं. लेकिन यहाँ पर भी v अपॉन आई इक्वल टू आर एक वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है, एक वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रहा है v अपॉन आई इक्वल टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ. तो ये क्या है वैल्यू? ये भी रेजिस्टेंस का वैल्यू है. किसका वैल्यू? यहाँ ये रेजिस्टेंस का वैल्यू. क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस देखिए कांस्टेंट होता है, यहाँ पर भी ये कांस्टेंट है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा. लेंथ ऑफ कंडक्टर चेंज नहीं कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम नहीं चेंज कर सकते हैं. चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज कर सकते हैं. ना ही रिलैक्सेशन टाइम चेंज हो सकता है. क्लियर? तो देखिए ये वैल्यू हमारा किसकी जगह पे? आर की जगह पे. इसका मतलब ये क्या है? दिस इज द ओम्स लॉ. दिस इज मैथमेटिकल. दिस इज द मॉडिफाइड ओम्स लॉ. ठीक है. तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले. मैं हट गया हूँ. स्क्रीनशॉट ले, इसे नोट करें. जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए. हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक है. अब आपको मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ. ओके. देखिए इधर अब v अपॉन आई इक्वल टू एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ. और यहाँ से ए छूट रहा है तो ए को भी नोट कर लेते हैं. ए क्लियर? तो ये हमारी मॉडिफाइड फॉर्म हो गई ओम्स लॉ की. दिस इज द ओम्स लॉ वेयर आर इज इक्वल टू दिस वैल्यू बाई बी अपॉन आई. तो
आर यहाँ पर क्या है, आर ये वैल्यू है, बिकॉज वी अपॉन आई इक्वल टू आर। तो वी अपॉन आई कंपेयर अगर करेंगे तो वी अपॉन आई इक्वल टू क्या हो गया, आर। ठीक है, तो लिख लीजिए कंपेयरिंग विद v अपॉन आई इक्वल टू कैपिटल आर। इसका हमने कंपेयर इसके साथ किया है, हमने इसका कंपेयर इसके साथ किया, तो v अपॉन आई से v अपॉन आई चला जाएगा, r इक्वल टू कितना आ जाएगा, r इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। दिस इज द रेजिस्टेंस, इट मीन्स दिस इज द ओम्स लॉ। ये कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ है। ठीक है, जो हमने किससे कैलकुलेट किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो यहाँ पर लिख लीजिए दिस इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। और इस ओम्स लॉ का कैलकुलेशन हमने कहाँ से किया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कैलकुलेट किया, क्योंकि v अपॉन आई इक्वल टू आर, तो v अपॉन आई इक्वल टू आर, ये आर का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब ये देखिए आर हमारा आ गया। अब नेक्स्ट हम देखिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, resistivity of the material in terms of relaxation time and electron density. Resistivity in terms of, स्क्रीनशॉट ले, नोट कर लें, resistivity in terms of electron density and relaxation time। ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब एन और रिलैक्सेशन टाइम का मतलब टाउ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स एन, रिलैक्सेशन टाइम मीन्स टाउ। क्लियर? ठीक है, तो देखिए जो हमारा फार्मूला होता है R इक्वल टू, वी नो दैट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। बताइए क्या फार्मूला होता है, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। दिस इज द फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ से यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस का ये वाला वैल्यू है, यहाँ ले आएंगे, ये वाला वैल्यू रेजिस्टेंस का यहाँ पर उठा के रख देंगे। क्लियर? ठीक है, तो देखिए एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्लियर? ये देखिए इन प्लेस ऑफ आर इस आर जगह भी वैल्यू आ जाएगा, एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए इक्वल टू रो एल। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, अब ए से ए में क्या हो गया डिवाइड, एल से एल में डिवाइड। अब जो भी बचा हुआ इधर से रो बचा, इधर से क्या बचा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये तो वैल्यू बचे, वही इधर से हमें रो मिल गया, तो रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। स्क्रीनशॉट ले, नोट करें जल्दी से। हो गया स्क्रीनशॉट? ठीक, वीडियो देखते जाएं, नोट करते जाएं। तो रो इक्वल टू लिख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में लिख सकते हैं इसको इन अ प्रॉपर वे। ओके, देन रो इक्वल टू
एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। जो भी बचा हुआ है उसे नोट कर लीजिए, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी आपको यहाँ से नॉलेज मिलेगी। जब हमने आपको रेजिस्टिविटी पढ़ाया था तो रेजिस्टिविटी में हमने कहा कि ये डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करता, ना लेंथ पे डिपेंड करता है, ना विड्थ पे डिपेंड करता है, ना हाइट पे डिपेंड करता है, ना डायमीटर पे डिपेंड करता है, ना रेडियस पे डिपेंड करता है। क्या रेजिस्टिविटी ना क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस तो सब पे डिपेंड करता है लेकिन ये डिपेंड नहीं करता है। तो वहाँ पर तो एक आपको कन्फ्यूजन था, क्योंकि वहाँ पर जो रेजिस्टिविटी का फार्मूला आ रहा था आपका, वो आ रहा था आर इक्वल टू रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ये फार्मूला रेजिस्टिविटी का आ रहा, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग भाई ए पर भी डिपेंड कर रहा है और एल पर भी डिपेंड कर रहा है रेजिस्टिविटी। लेकिन हमने ये कहा कि भाई इस पर डिपेंड नहीं करता, तो इस फार्मूला ने थोड़ा आपके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट किया होगा। इसका मतलब फार्मूला में तो वो चीज़ आ रही है और सर कह रहे हैं या बुक में लिखा हुआ है कि डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करता। डायमेंशंस में ना तो एरिया पर डिपेंड करता, ना लेंथ पर डिपेंड करता। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अब ये फार्मूला रेजिस्टिविटी का ये बता रहा है ना तो इसमें एल कहीं पर आ रहा है, ना तो इसमें एरिया आ रहा है कंडक्टर का। ठीक है, मतलब कोई भी डायमेंशंस कंडक्टर नहीं आ रहे, ना लेंथ आ रहा है कंडक्टर का, ना एरिया आ रहा है, ना उसका हाइट आ रहा है, ना कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस फार्मूला से हमें क्लियर होता है कि रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करता है। फ्रॉम द एबव फार्मूला रेजिस्टिविटी फ्रॉम this formula resistivity does not depend on the dimensions do not depend on the dimensions of the conductor, मतलब कंडक्टर की of the conductor। from this formula resistivity does not depend on the dimensions of the conductor, means उसके एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी। तो इस फार्मूला से चीज़ हमें पता लगी। ठीक है, अब देखिए ये डिपेंड फिर भैया किस किस पे करता है, तो ये 2 पैरामीटर्स पे यहाँ पर डिपेंड करता है। वो 2 पैरामीटर्स हमारे कौन कौन से हैं? देखिए, मास तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ से कांस्टेंट रहेगा, मास कांस्टेंट रहेगा और चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट रहेगा। बचा क्या हमारा? मास भी कांस्टेंट रहेगा, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट रहेगा। अलग अलग कंडक्टर के लिए, मतलब सेम कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन का, मान लीजिए एक सिल्वर का कंडक्टर, एक कॉपर का कंडक्टर है, एक गोल्ड है, एक आयरन है, तो सभी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का तो मास सेम रहेगा, चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन का मास एंड चार्ज दे आर द सेम। अगर हम डिफरेंट मटेरियल्स के कंडक्टर या डिफरेंट मटेरियल्स को यूज करते हैं तब, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा भाई? सिल्वर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम, वो अलग होंगे और रिलैक्सेशन टाइम भी अलग होगा। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम भी अलग होगा, क्योंकि कुछ कंडक्टर्स हमारे ऐसे होते हैं जो इजीली चार्ज को फ्लो कर देते हैं, कुछ कंडक्टर में इजीली चार्ज फ्लो नहीं होता है। ठीक है, कुछ कंडक्टर्स में इजीली चार्ज फ्लो हमारा नहीं होता है, तो उसमें पता लगा कि इसका नंबर क्या होता है, थोड़ा चेंज होता है, मतलब बहुत माइनॉरिटी उसका नंबर क्या रहता है, चेंज रहता है। तो लेकिन ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, चाहे कितने भी कंडक्टर आप यूज करें, डिफरेंट मटेरियल्स की वैल्यू चेंज नहीं होती हैं। तो देखिए रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे और रिलैक्सेशन टाइम पे। क्लियर? तो नंबर 1, रेजिस्टिविटी
ऑफ द मटेरियल डिपेंड, मटेरियल लिखे चाहे कंडक्टर लिखे, कंडक्टर भी मटेरियल का बना होगा ना, डिपेंड्स ऑन resistivity of the material depends on electron charge density, electron charge density or number of electrons per unit volume, number of electrons per unit volume। दूसरा, second, resistivity of the material depends on relaxation time, resistivity of the material depends resistivity of the material depends on relaxation time of the electron। resistivity of the material depends on relaxation time of the electron। ठीक है, तो दो ही पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं और बाकी किसी पैरामीटर पे डिपेंड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम आप जानते ही हैं, द एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। और ये रिलैक्सेशन टाइम हर इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वल होता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। उस वजह से जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो भी कांस्टेंट रहती है। और मेरी समझ से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट लें, बिल्कुल हट गया हूँ, इसे आप नोट करें। ठीक है, इफ़ एनी क्यूरी देन व्हाट्सअप प्रॉब्लम ऑन माई नंबर। ओके, थैंक यू।